नमस्कार, क्लास इन क्लिक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसे हम 3 भागों में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को और छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को। सबसे पहले हमने चालू किया था छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, जिसमें 4 वीडियो डल चुके हैं और हम जहाँ तक मुझे याद है शैल वंश तक पढ़ चुके हैं। ये 5वीं वीडियो है, या आप कह सकते हैं 5वीं कक्षा है। इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को पूरा समाप्त कर दें। इस वीडियो के डलने के साथ आपको जिस हैंड रिटेन नोट्स के बारे में मैंने आपसे बात की थी, है ना, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कहाँ से मिल सकते हैं? तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डलेंगे। अगर आप उसमें ज्वाइन हैं तो आपको वो वहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप ज्वाइन नहीं हैं उस ग्रुप में तो आप पर्सनली मैसेज करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ताकि बाद में जो भी नोट्स मिलते हैं सारे नोट्स हैंड रिटेन होंगे। सारे नोट्स जो होंगे वो शॉर्ट फॉर्म पे होंगे और कंसाइज होंगे। फालतू की बातें उसमें ऐड नहीं होगी। वन डे एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड होंगे, जिससे आपकी मेहनत बचेगी। आपको उस नोट्स में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं सिर्फ वही पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए चालू करते हैं। आज हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे नल वंश के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण वंश है अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो। सोमवंश, जिसे हम पांडु वंश भी कहते हैं, इसके विभिन्न जो शाखाएं हैं, जैसे सिरपुर का पांडु वंश, मैकल का सोमवंश, है ना, और कांकेर का सोमवंश, इनके बारे में पढ़ेंगे। पांडु वंश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो माना जाता है कि इसी के शासनकाल में ह्वेनसांग, जो चीनी यात्री था, उसने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। तो उसकी यात्रा का वर्णन भी मिलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैकल के सोमवंश के बारे में पढ़ेंगे और इसी वीडियो पे बाण वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ हमारा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। कुछ बातें होंगी जो मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे, जिन्हें याद रखना इम्पॉर्टेंट है। उन्हें मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, हालांकि वो वीडियो बाद में डलेगी। इस वीडियो के बाद हम पढ़ेंगे उन टॉपिक्स को जो सीएमओ के एग्ज़ाम से के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने शैल वंश तक पढ़ लिया था। आज हम चालू करेंगे नल वंश के बारे में। नल वंश के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको पता होनी चाहिए वो है कि इनका शासनकाल 4वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। हर वंश का शासनकाल इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। दंडकारण्य के क्षेत्र में, जो बस्तर जिला कहा जाता है, उस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। इनकी राजधानी पुष्करी, प्राचीन नाम कोरापुट, उड़ीसा में थी। ठीक है, जिसे पुष्करगढ़ भी कहा जाता था। जब हम वाकाटक वंश पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि उनका अंतिम शासक हरिसेन था। उसी के साथ साथ हमें याद रखना है नल वंश के बारे में। अगर हम नल वंश के संस्थापक के बारे में बात करें तो वह शिशुक को माना जाता है, हालांकि वास्तविक संस्थापक वराहराज को माना जाता है। ऐसा क्यों है यह मैं आपको बताऊंगा आगे। अंतिम शासक के बारे में बात करें तो वह नरेंद्र थबल को माना जाता है। तो हमें संस्थापक याद रखना है शिशुक, वास्तविक संस्थापक वराहराज और अंतिम संस्थापक नरेंद्र थबल। इनका वर्णन हमें वायु पुराण में मिलता है। समकालीन राजवंश के बारे में बात करते हैं, वो है वाकाटक, गुप्त एवं पांडु वंश। इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। एक जगह याद रखिएगा, अडेंगा, जो कि कोंडा गांव में पड़ता है। ठीक है, कोंडा गांव के अडेंगा में 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये 3 शासक क्रम से हैं, वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। जब हम इनके शासकों का क्रम याद करेंगे तो हम इन तीनों शासकों के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों को लाइन से याद रखिएगा, वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। कुल सिक्के मिले थे 32, जिसमें से 29 सिक्के वराहराज के थे, 1 सिक्का भवदत्त वर्मन का था और 2 सिक्के अर्थपति भट्टारक के थे। इससे प्रश्न पूछा गया है और पूछने की संभावनाएं भी बनती हैं।
तो इनको ऐसे ही याद रखिएगा। इन 32 सिक्कों का जो अध्ययन है वह डॉक्टर वासुदेव मिराशी ने किया था। यह प्रश्न नहीं बना है लेकिन इससे बनने की संभावनाएं हैं। इन प्राप्त सिक्कों का जो मुख्य भाग होता था उन पर चित्र एवं उल्लेख है, जबकि जो पृष्ठ भाग है, पिछला हिस्सा है, वह खाली है। दूसरा जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, दूसरा स्थान है कुलिया बालौद। यहाँ से 55 सिक्के प्राप्त हुए हैं स्तंभराज के। ठीक है, स्तंभराज कुलिया अभिलेख भी हमें मिलता है जो कि स्तंभराज से संबंधित है। जब हम साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे तो आगे बताता हूँ मैं आपको। इनका अध्ययन लक्ष्मी शंकर निगम द्वारा किया गया था। इतनी बातें इस पेज में याद रखनी है आपको। अन्य जानकारी के स्रोतों में कुछ ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं और कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वो याद रखना ज़रूरी है। अभिलेखों में रिद्धिपुर ताम्रपत्र, केसरी बेड़ा अभिलेख, पोड़ागढ़ अभिलेख और राजिम अभिलेख, पड़िया पाथर, गुंजाम और कुलिया, इन अभिलेखों के बारे में हमें पता चलता है। ये अभिलेख या ताम्रपत्र किससे संबंधित हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए, याद करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि एज इट इज़ याद रखना थोड़ा टफ हो जाता है। रिद्धिपुर अभिलेख भवदत्त वर्मन से याद रखिएगा। देखिए, भव और रिद्धि, वृद्धि, रिद्धि का संबंध आप इस तरीके से कि मानव प्रतिष्ठा में वृद्धि से लगा सकते हैं। तो जिसकी वृद्धि होती है, कोई व्यक्ति क्या चाहता है कि भव की वृद्धि हो, तो वृद्धिपुर अभिलेख को भवदत्त वर्मन से याद रखिएगा। केसरी बेड़ा को अर्थपति भट्टारक, केसरी के लिए आप केसर से रिलेट कर सकते हैं। केसर को किससे खरीदा जा सकता है? अर्थ से। तो केसरी बेड़ा को अर्थपति भट्टारक। पोड़ागढ़ को स्कंद वर्मन से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। राजिम अभिलेख, देखिए राजिम अभिलेख विलास तुंग से संबंधित है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने राजिम लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था तथा वहाँ पे जो अभिलेख वर्णित है वो इनसे संबंधित है, जिसे राजिम अभिलेख कहा जाता है। पड़िया पाथर अभिलेख और गुंजाम अभिलेख, यह भीमसेन देव से संबंधित है। देखिए, इसे याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भीम के पास इतनी ताकत थी कि वे पत्थर को भी फोड़ देते थे, तो पाथर से याद रख लीजिएगा। और जब वो गर्जना करते थे तो सारी दिशाएं गूंजने लगती थी, तो गुंजाम से याद रखिएगा। कुलिया अभिलेख स्तंभराज से संबंधित है जो बालोद जिले में प्राप्त हुआ है। कुलिया याद रखिएगा, कुलिया का अर्थ होता है छोटी गली, जिसे संभालने के लिए स्तंभों का निर्माण किया गया था ताकि यह स्थिर रहे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अन्य स्रोतों के बारे में बात करें तो हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में व्याघ्रराज का वर्णन है। समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण अभियान किया था तो दंडकारण्य ने या कांतार के महाकांतार के शासक व्याघ्रराज को हराया था और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। दूसरा वर्णन पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति से प्राप्त होता है और उदयेंद्रियम ताम्रपत्र जो कि नंदीवर्धन का है उससे प्राप्त होता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। प्रमुख शासकों के बारे में देखें तो हमें इन शासकों का क्रम याद होना चाहिए। जो शासक जहाँ पर है उस क्रम में, कई बार क्रम पूछा जाता है और एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। याद रखने के तरीके में आप याद रख सकते हैं नल को। हम पढ़ रहे हैं नल वंश के बारे में। ठीक है, देखिए नल अगर चालू हो जाता है, चालू रहता है तो शिशुक शिशुक करके टपकता है। आप पहली चीज़ इससे रिलेट कीजिए शिशुक को नल वंश से। अब नल पानी देता है तो याद रखिए व्याघ्र, ऋषभ और वराह, ये तीनों एक ही जगह पर पानी पी रहे थे। अब कोई एक राजा जिसके राज्य में व्याघ्र, ऋषभ और वराह एक ही जगह पर पानी पीते हैं तो उसका भाव बढ़ता है। जब भाव बढ़ता है तो अर्थ यानी पैसा आता है। ठीक है, स्कंद का अर्थ आप किसी बीमारी से लगा लीजिए कि जब पैसा आता है तो इंसान के पास दुख कष्ट भी आता है। आप स्कंद वर्मन से याद रख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद याद कर लीजिएगा, स्कंद वर्मन के बाद स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज। ठीक है, ये तीन राज को याद रखिए। उसके बाद विरूपाक्ष और विलास तुंग, इन दो को याद रखिए। उसके बाद पृथ्वी, व्याघ्र,
इस एक को याद रखिए। फिर भीमसेन देव और नरेंद्र था बल, जो कि अंतिम शासक थे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे जाइए और फिर से देखिए। अब शासकों के बारे में जानते हैं। शुशुक, जिन्हें संस्थापक और आदि पुरुष कहा जाता है। व्याघ्रराज, समुद्रगुप्त ने हराया था और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। ऋषभराज के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। वराहराज को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, इन्होंने स्थापना की, शुशुक ने, ये पराजित हो गए। इसका मतलब है कि किसी न किसी तरीके से इस वंश का पतन चालू हो गया, जिन्हें पुनः स्थापित किया वराहराज ने, इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए थे कोंडागांव के अड़ेंगा से, जिसमें से 29 स्वर्ण सिक्के वराहराज के थे। इनमें नंदी का अंकन है और श्री वराह राजस्य का वर्णन मिलता है। नंदी के अंकन से हमें पता चलता है कि ये शैव धर्म के उपासक रहे होंगे। इनके शासनकाल में नरेंद्र सेन ने इनके वैभव से प्रभावित होकर आक्रमण किया था और उन्हें परास्त किया था। यहाँ पे चालू होता है दो वंश, नल वंश और वाकाटक वंश के बीच में संघर्ष। ठीक है। शुरुआत किसने की थी? वाकाटक वंश के शासक नरेंद्र सेन ने। अब नरेंद्र सेन ने इनको परास्त कर दिया तो इनका जो पुत्र था भवदत्त वर्मन, वह चुप कहाँ बैठने वाला था। उसके बारे में अगर हम जानें तो उन्होंने महाराजा और भट्टारक की उपाधि धारण की थी। ताम्रपत्र रिद्धिपुर, मोराशी और रीठा ताम्रपत्र मिलता है। साम्राज्य बरार से कोरापुट तक। एक सिक्का प्राप्त हुआ है कोंडागांव अड़ेंगा से, जिस पर श्री भवदत्त राजस्य का वर्णन है। इनकी पत्नी थी अचाली भट्टारिका और दो पुत्र थे अर्थपति भट्टारक और स्कंदवर्मन। इन्होंने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए नरेंद्र सेन, जो कि वाकाटक शासक था, पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। इनका पुत्र हुआ अर्थपति भट्टारक। जो ये भट्टारक शब्द है ये युवराज का घोतक है। ठीक है। इनकी उपाधि थी महेश्वर तथा महासेनापति। अन्य उपाधियों में त्रिपताका ध्वज, नल नृपति, कुलान्वय और सृष्टि राज विभव, इसका वर्णन मिलता है। अर्थ से मैंने याद रखने के लिए कहा था आपको केसर, तो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र याद रखिएगा। इनके 2 सिक्के प्राप्त हुए हैं कोंडागांव अड़ेंगा से। अब इन्होंने नरेंद्र सेन को परास्त कर दिया तो उनके पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय ने अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण किया और इन्हें पराजित किया तथा इनकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया। अब इनका पुत्र हुआ स्कंदवर्मन। स्कंदवर्मन का शिलालेख है पोड़ागढ़। ठीक है। यह नलों का पहला शिलालेख है। इसके पहले ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, लेकिन शिलालेखों में पोड़ागढ़ शिलालेख सबसे पहले प्राप्त होता है। इस शिलालेख में वर्णन है विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। किसके बारे में है? तो याद रखिएगा स्कंदवर्मन के बारे में है। इस शिलालेख के अनुसार माना जाता है कि सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो स्कंदवर्मन का ही था। इन्होंने पुष्करी को पुनः बसाया। इन्होंने देवसेन, जो वाकाटक शासक थे, उन्हें परास्त किया, उन पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया। पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण किया तथा अग्रहार परंपरा का सूत्रपात किया। फिर हमें जानना है स्तंभराज के बारे में। स्तंभराज का कुलिया अभिलेख बालौस से प्राप्त होता है। इसके अनुसार वेंगी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम ने नल वंश पर आक्रमण किया था। इनके स्वर्ण सिक्के कुलिया बालौस से प्राप्त होते हैं, 55 स्वर्ण सिक्के। इसके बाद नंदराज, वेंगी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम ने नल वंश पर आक्रमण किया था। इनकी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय से पूर्ण हुई थी। फिर हमें याद रखना है पृथ्वीराज, विरूपाक्ष और विलासतुंग। विलासतुंग वही शासक हैं जिन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। विलासतुंग वैष्णव धर्म से संबंधित है, हालांकि जो नल वंश था वह शैव धर्म का अनुयायी था। इनके शिलालेख राजीव शिलालेख हैं, जो कि 700 से 740 ईस्वी का माना जाता है। इस
प्राचीन शिलालेख से छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इस पर इनके पितामह पृथ्वीराज व पिता विरूपाक्ष का उल्लेख है। मुद्रा भांड के बारे में अगर हम बात करें तो अड़ेंगा कोंडागांव और कुलिया बालौस से प्राप्त होती है। इनके समकालीन शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन को माना जाता है, जो कि पांडु वंश से संबंधित हैं। ठीक है, जब हम पांडु वंश पढ़ेंगे तो यह एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं छत्तीसगढ़ इतिहास में। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था 700 से 725 ईस्वी में, यानी कि 7वीं 8वीं शताब्दी में। राजिम में है, गरियाबंद जिले में पड़ता है। किस उद्देश्य से करवाया था? तो अपने पूर्वजों की पुण्य की वृद्धि के लिए तथा उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए करवाया था। भगवान विष्णु गर्भगृह में स्थापित है तथा यह पंचायतन शैली में बना हुआ है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक, मध्यकालीन इतिहास में हम कलचुरी वंश के बारे में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वंश है। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। हालांकि उनके सेनापति जगतपाल ने करवाया था, लेकिन शासक का नाम याद रखिएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय है। इसके बाद पृथ्वी व्याघ्र, इनका वर्णन पल्लव शासक नंदीवर्धन के उदयेंद्रियम ताम्रपत्र में मिलता है। भीमसेन देव, इनके 2 ताम्रपत्र गुंजाम और पड़ियापाथर याद रखना है, यह शैव धर्म के अनुयायी थे। फिर नरेंद्र थबल, जो कि अंतिम शासक हैं। अब हमें देखना है सोमवंश या पिछली कक्षा में जब हमने सरबपुरी वंश के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम शासक थे सरबपुर वंश के, उनकी हत्या सामंत इंद्रबल नामक व्यक्ति ने की थी तथा उसने पांडु वंश की नींव रखी थी। इंद्रबल के समय जो पांडु वंश था वो विभिन्न हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे कि मैकल का सोमवंश, उड़ीसा का सोमवंश, सिरपुर का पांडु वंश और कांकेर का सोमवंश। जो सोमवंश और पांडु वंश यह एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अन्य नाम अगर देखें तो चंद्रवंश के नाम से भी संबंधित हैं। शशिकुल, शशिवंश, सोमवंश, सिताशुवंश, चंद्रान्वय, शशधरान्वय, इन नामों से भी जाना जाता है। सबसे पहले देखते हैं सिरपुर के पांडु वंश के बारे में। इसकी स्थापना इंद्रबल नामक व्यक्ति ने की थी। इनके पहले एक और व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, उदयन, जिसे आदि पुरुष कहा जाता है। इस उदयन का जो वर्णन है वो कलिंजर शिलालेख में मिलता है। ठीक है, उदयन, जिन्हें आदि पुरुष कहा जाता है, के पुत्र हुए इंद्रबल। इंद्रबल के पुत्र हुए नन्नराज प्रथम, शूरबल, ईशानदेव और भवदेव। भवदेव का भांदक शिलालेख याद रखिएगा। ईशानदेव ने खरौद में जो लाखाचौर मंदिर है या लक्ष्मणेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। सूरबल एक अन्य पुत्र का वर्णन मिलता है किन्हीं किन्हीं स्थानों पर। नन्नराज प्रथम कहा जाता है कि नन्नराज प्रथम की शुरुआत में कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने महाशिव तीवरदेव को गोद लिया। हालांकि कालांतर में उनका पुत्र हुआ चंद्रगुप्त। महाशिव तीवरदेव ने अपने पुत्र का नाम अपने पिता के नाम पर रखा, नन्नराज द्वितीय। इस नन्नराज द्वितीय का एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है, अड़भार ताम्रपत्र। ठीक है, इसके बाद शासन किया चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त के पुत्र हर्षगुप्त, इनकी जो शादी थी वह मौखरी वंश की कन्या वास्ता देवी से हुई थी, जो कि सूर्यवर्मा की पुत्री थी। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद उन्होंने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे पूर्ण किया था महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। इनके बाद याद रखिएगा शिवनंदी को तथा रणकेसरी को। ठीक, महाशिव तीवरदेव एक महत्वपूर्ण शासक हुए, साथ ही साथ महाशिवगुप्त बालार्जुन एक महत्वपूर्ण शासक हुए। चलिए अब देखते हैं इनके बारे में। पहले इस वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हमको याद रखना है, राजधानी सिरपुर, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। उदयन के
जो आदि पुरुष था वह उदयन था, जिसका वर्णन कलिंजर शिलालेख में मिलता है। इसके संस्थापक इंद्रबल को माना जाता है। ताम्रपत्र में सिरपुर ताम्रपत्र, याद रखिएगा, ये 2 लिपियों का प्रयोग करते थे, एक पेटिका शीर्ष लिपि और दूसरी किलाक्षर लिपि। याद रखने के लिए आप रिलेट कर सकते हैं कि जो पेटी बनाई जाती है वो तांबा के पत्रों से बनाई जाती है और जो शिलालेख हैं उन्हें हथौड़ी और कील से लिखा जाता है। तो पेटिका शीर्ष लिपि और किलाक्षर लिपि। अन्य साक्ष्य में याद रखिएगा कालिंजर शिलालेख, जो कि उदयन का, जिनमें उदयन का वर्णन मिलता है। इसमें वर्णन मिलता है कि उदयन ने कालिंजर में भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। खारौद शिलालेख में इंद्रबल और ईशान देव का वर्णन मिलता है। कंवा ताल जो अभिलेख है वह इंद्रबल से संबंधित है। भांदक अभिलेख भावदेव से है और राजिम अभिलेख महाशिव तीवर देव से है। साथ ही बालोद में जो अभिलेख मिला है वो महाशिव तीवर देव से है। सिरपुर में जो प्राप्त अभिलेख है वह चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त और महाशिवगुप्त बालार्जुन से संबंधित है। और अड़भार जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है वो नन्नराज द्वितीय से प्राप्त हुआ है। प्रमुख शासकों के वर्णन के बारे में अगर देखें तो उदयन, जिन्हें पांडु वंश का संस्थापक या आदि पुरुष कहा जाता है। इंद्रबल, यही इंद्रबल सुदेव राज के सर्वाधिकारिकर्ता तथा दूतक नियुक्त हुए थे, जिन्होंने सरबपुरी वंश के अंतिम शासक प्रवर राज द्वितीय की हत्या कर पांडु वंश की नींव रखी थी। इसके बाद हमें देखना है इनका जो ताम्रपत्र एक प्राप्त होता है वो मलगा ताम्रपत्र है। इन्होंने इंद्रपुर या वर्तमान खरौद शहर को बसाया था। इनका एक पुत्र याद रखिएगा, ईशान देव, जिन्होंने खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जिसे लाखा चौर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया। एक अन्य पुत्र भवदेव, जिनकी उपाधि रणकेशरी थी, इनका वर्णन भांदक शिलालेख में मिलता है। फिर याद रखिए नन्नराज प्रथम तीवर देव को गोद लिया इन्होंने। कालांतर में इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम चंद्रगुप्त था। ठीक, उसके बाद महाशिव तीवर देव, यह महत्वपूर्ण पांडु वंश में महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने उपाधि धारण की थी सकल कोसलाधिपति, कोसलाधिपति और परम वैष्णव की। ये परम वैष्णव होगा, इसको आप सुधार दीजिएगा, परम वैष्णव होगा। ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे या वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ताम्रपत्र में राजीव, बालौद और बोंडा याद रखिएगा। एक शिलालेख प्राप्त हुआ है आरंग। इनके काल को पांडुवंश या छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल कहा जाता है। यहीं पर मैं आपको बताता हूँ कि जो महाशिवगुप्त बालार्जुन हैं, ठीक है, उनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा। इनकी मुद्रा में गरुड़ का अंकन था, जिससे पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी रहे होंगे। तीवरदेव और विष्णुकुंडी नरेश माधव वर्मन के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें तीवरदेव परास्त हुए, जिसका वर्णन माधव वर्मन के इपुर व पोलामरू ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। इसके बाद याद रखना है नन्नराज द्वितीय को, जिनकी उपाधि कौशल मंडलाधिपति थी। अड़भार ताम्रपत्र है इनका, जिन्होंने अड़भार का विष्णु मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इनके सामंत का वर्णन मिलता है देवरक्षित। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार वर्धा क्षेत्र तक कर लिया था। इसका उल्लेख बालार्जुन के सेना पाठ अभिलेख में मिलता है, जिसमें इन्हें योग्य पिता का योग पुत्र कहा गया है। इन्होंने तीवर देव की तुलना कृष्ण से तथा स्वयं की तुलना प्रद्युम्न से की है। उसके बाद चंद्रगुप्त के बारे में याद रखिएगा। फिर हर्षगुप्त की उपाधि प्राक महेश्वर थी। इनका विवाह रानी वसाटा से हुआ था, जो मगध के मौखरी वंश की कन्या थी, तथा सूर्यवर्मा की पुत्री थी। इन्होंने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया सिरपुर में अपने पति की याद में या उनकी मृत्यु के पश्चात, जिसको पूर्ण करवाया था महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। हालांकि महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे, फिर भी लक्ष्मण मंदिर जो वैष्णव धर्म से संबंधित है, उनके निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था, जिससे यह पता चलता है कि ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। यह जो मंदिर है यह लाल ईंटों तथा नागर शैली से बना हुआ है।
इसकी प्रशस्ति रचना कवि ईशान ने की थी, जो बाण भट्ट का समकालीन तथा घनिष्ठ मित्र था, तथा इसके शिल्पकार केदारनाथ का वर्णन मिलता है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में देखें तो इनका जो शासनकाल था 995 से 655 ईस्वी में था। इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। शैव धर्म के अनुयायी थे, जबकि पांडु वंश वैष्णव धर्म के अनुयायी था। ठीक है, इसके पहले नल वंश हमने पढ़ा, उसमें ये जो क्रम था ये बदला हुआ था, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनके अभिलेख लक्ष्मण मंदिर अभिलेख, सेनक पाठ अभिलेख। इस सेनक पाठ अभिलेख में सामंत की 3 पीढ़ियों का वर्णन मिलता है, जिसमें शिव रक्षित, देव रक्षित और दुर्ग रक्षित का वर्णन मिलता है। ये जो दुर्ग रक्षित थे बालार्जुन के समकालीन थे। ताम्रपत्र के बारे में बात करें तो सिरपुर में और मल्हार में ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ गोंदा में भी ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। मुद्रा बालपुर शक्ति से प्राप्त होती है। इनकी मुद्राओं में गज लक्ष्मी के स्थान पर कुकुदमान वृषभ और त्रिशूल का अंकन था। ठीक है, इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता था। इन्होंने सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था, वैष्णव धर्म को संरक्षण प्राप्त था, तथा शैव धर्म को। अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें गंधेश्वर महादेव, बालेश्वर, सिद्धेश्वर और आंडल देव मंदिर हैं शामिल हैं। समकालीन शासकों के बारे में बात करें तो हर्षवर्धन पुष्यभूति या वर्धन वंश से संबंधित पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश और विलास तुंग नलवंशीय शासक थे। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण कर पांडु वंश का शासन समाप्त कर दिया। राजिम अभिलेख जो है वह 1885 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जो कि तीवर देव से संबंधित है। अगर हम बात करें ह्वेन सांग के यात्रा वृत्तांत की, तो ह्वेन सांग एक चीनी यात्री था, जिसने 7वीं शताब्दी में, या हम कह सकते हैं 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की यात्रा की। इसने सिरपुर और मल्हार 2 जगह की यात्रा की थी। उस समय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। इनकी रचना का नाम है सियुकी, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियासलो कहा गया है। फिर हमें याद रखना है कि इन्होंने वर्णन किया है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में 22 शिव मंदिर, 4 विष्णु मंदिर, 10 बौद्ध विहार, 3 जैन मंदिर और प्रधानमंत्री निवास इतने निर्माण कार्य का वर्णन किया है। छत्तीसगढ़ में स्मारकों का स्वर्णयुग कहा जाता है, जिसमें तीवरदेव बौद्ध विहार, आनंद बौद्ध विहार, पद्मपाड़ी बौद्ध विहार, बौद्ध सुरंग टीला मंदिर, भिक्षुणी विहार, लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर, जैन मंदिर, त्रिदेव मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर, बालेश्वर महादेव मंदिर और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जो कि पलारी में स्थित है, ये सभी हैं। इसके बाद बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर की, जो सिरपुर महासमुंद में स्थित है, जिसका निर्माण प्रारंभ वास्ता देवी ने किया था अपने पति की याद में, जिसे पूर्ण किया महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, नागर शैली से बना हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे अद्भुत रत्न कहा है, तथा एडविन एराल्ड ने इसकी तुलना ताजमहल से की है। इन बातों को याद रखिएगा। फिर है लक्ष्मणेश्वर मंदिर या ईशानेश्वर मंदिर, जिसे ईशान देव ने बनवाया था। खरौद में है, जांजगीर चांपा में है, भगवान शिव को समर्पित है। इसे लाखा चौर मंदिर भी कहा जाता है। इसका जीर्णोद्धार रत्नदेव तृतीय, जो कलचुरी शासक थे, उनके सेनापति गंगाधर राव ने करवाया था। इतनी बातें हमें याद रखनी है सिरपुर के पांडुवंश के बारे में, न इससे ज़्यादा न इससे कम। अब बात करते हैं मैकल का सोमवंश। इसे याद करने का तरीका, मैकल से जयबल याद रखिए, मैकल जयबल, ठीक है। और जयबल के बाद वसबल, नागबल, भरतबल, सूरबल, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। मल्हार ताम्रपत्र से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। 5वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया था। अमरकंटक क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था, जो कि मैकल रेंज में पड़ता है। नागबल के बारे में याद रखिए, ये दोनों जो प्रारंभिक शासक थे, इन्होंने कोई उपाधि धारण नहीं की थी। नागबल का विवाह इंद्र भट्टारिका से हुआ था और भरतबल का विवाह लोक प्रकाशा से हुआ था। इसी भरतबल को इंद्रबल भी माना जाता है, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ ये सारी चीज़ें हौच पौच हैं, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों को। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आप रिलेट करके याद कीजिए, आपको याद रह जाएगा, और ऑप्शन देख के ही आपको टिक लगाना है।
सूरबल के बारे में अगर हम बात करें तो अंतिम शासक था। इनके ताम्रपत्र मल्हार और बमनी से प्राप्त होते हैं। फिर एक बाण वंश के बारे में बात करते हैं। इन्होंने पाली क्षेत्र में, जो कोरबा पाली है उस क्षेत्र में शासन किया था। अगर आप बिलासपुर से कटघोरा की ओर या कोरबा की ओर जाते हैं तो आपको पाली में एक दाएं तरफ शिव मंदिर मिलता है। उसी शिव मंदिर का निर्माण करवाया था विक्रमादित्य ने, जो बाण वंश से संबंधित थे। बाण वंश में हमें 2 शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, महामंडलेश्वर मल्लदेव और विक्रमादित्य जयमेव। ठीक है, इनकी राजधानी पाली कोरबा थी। यह मूलतः आंध्र प्रदेश से थे। विक्रमादित्य ने पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका जीर्णोद्धार चांचल्य देव प्रथम ने करवाया था, जो कलचुरी शासक थे। जब कलचुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में और अध्ययन करेंगे। कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने, जब कलचुरी वंश ने छत्तीसगढ़ पर अपनी स्थापना की, उस समय यहाँ पर जो पाली क्षेत्र है बाण वंश का शासन था। तो कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को परास्त किया और बाण वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की, लगभग 1000 ईस्वी में। तो इतनी बातें यहाँ से प्रारंभ होता है कलचुरी वंश का इतिहास, और कलचुरी वंश से प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। एक वीडियो की बातें और बची हुई हैं, जैसे उसमें मैं इन चीज़ों को, जैसे कि जीर्णोद्धार, तो जितने जीर्णोद्धार हुए हैं उन सभी को, कुछ ने शहर की स्थापना की, उन सभी को एक जगह पर लिखना, इस तरीके की वीडियो लेकर आना है। तो वो वीडियो मैं एक सेपरेट ले आऊँगा, बाद में डाल दूँगा। अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे CMO से रिलेटेड कोई टॉपिक को, जो CMO के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपको इसके नोट्स मिल सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर आप मैसेज कीजिए। आप इतना कष्ट उठा सकते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कीजिए इस नंबर पर। इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। अगर आप बाद में टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ेंगे तो हो सकता है आपको नोट्स ना मिले, उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा। मैं बार बार उस ग्रुप में नोट्स नहीं डाल सकता। ऐसा हो रहा है कि बाद में जो ऐड होते हैं उस ग्रुप में उनको नोट्स नहीं दिख रहा है। जहाँ तक मुझे ये पता चला है, क्यों हो रहा है ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं वो इसी नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई सजेशन है तो भी आपका दिल से स्वागत है। धन्यवाद।